तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर कवर हो चुका है। दूसरा चैप्टर देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे जो पेपर में आएगा। ठीक, और इसका नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलग से पढ़ना है तो आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, और इसको वन शॉट में भी समझा दिया जाएगा। उसमें तक ये सब नहीं लिखा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम टॉपिक क्वेश्चन यही सब लिखा जाएगा। ठीक, लेकिन अभी हम चैप्टर को देखते हुए चल रहे हैं, तो चैप्टर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके हिसाब से लिखते हुए चलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा। ठीक, व्हाट्सएप नंबर अभी नीचे दे दिया जाएगा ठीक वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। हमारा दूसरा चैप्टर जो है अर्थशास्त्र का, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था मतलब किसी देश में क्या इनकम हो रहा है, किस हिसाब से देश चल रहा है, उसी को देखते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक, और जो हमारा पहला टॉपिक है आर्थिक गतिविधियां, तो ऐसी क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रियाकलाप या एक ऐसी गतिविधियां, ऐसे क्रियाकलाप ठीक, जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति होती है। आय की प्राप्ति होती है। उसे आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। अब देखिए, आर्थिक गतिविधियां आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके हम, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जीवन यापन करना, और उससे में क्या होती है, आय की प्राप्ति। ऐसे काम को करेंगे, ऐसे किसी काम को किया जाए जिससे में क्या मिले, धन की प्राप्ति होती है, वही क्या कहलाती है, आर्थिक गतिविधियां। अब देखा जाए अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था आपको बताया गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक, अब अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, तो 3 हैं। प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र। अब इसमें देखते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र को। सबसे पहले 3 प्रकार से ध्यान रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो लिखा गया है क्षेत्र, इसको कहीं कहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, सेक्टर के हिसाब से कि अर्थव्यवस्था के सेक्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया या कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो जब ये पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, सेक्टर या क्षेत्र दोनों पूछा जाए तो वही है, सेक्टर। ठीक, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, या क्षेत्र। ये विकल्प में पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। वहां ध्यान रखिएगा कितने सेक्टर हैं, 3। कितने, 3। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 सेक्टर हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो हम प्राथमिक क्षेत्र अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। ठीक, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो परिभाषा यहाँ लिख रहे हैं, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। अब ध्यान रखना, मतलब परिभाषा यहाँ से बन गया। देखो, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, मतलब सब क्या होंगे, प्राकृतिक संसाधन, उनका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, सहायक क्षेत्र। इसे, या यहाँ लिख दे रहे हैं, इसे सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। इसे सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, क्षेत्र भी कहते हैं। देखो, 2 नाम मिल गया तुमको। ठीक, एक हो गया सहायक क्षेत्र, इसका नाम याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर सहायक क्षेत्र किस क्षेत्र का नाम है। ठीक,
तो ये ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र का नाम सहायक क्षेत्र या सहायक क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अभी हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र। अब आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र की तरफ। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो जो इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा गया, तो हम एग्जाम्पल अगर लिख देते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या है? कृषि। जैसे कहा गया प्राकृतिक संसाधन, खेती करने के लिए भूमि की आवश्यकता, भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन करने के लिए किसकी आवश्यकता है? पानी की, जल की। तो जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन आदि। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब वही देखिएगा उसमें जो अगर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा होगा तो वही क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, अब हम बढ़ते हैं द्वितीय क्षेत्र की तरफ। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। अब देखा जाएगा द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तो अभी बताएगा जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या होती है? प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा उत्पादन होता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब देखो जैसे हम किसी वस्तु का निर्माण कर लिए, किसमें? मछली पालन कर लिए, किसमें? पहले में, या कृषि कर लिए, खेती कर लिए। ठीक, किसमें? पहले क्षेत्र में। अब उसके द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे हम गेहूं का उत्पादन करते हैं, गेहूं के बाद आटा बनता है। आटा कब बनेगा? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक, ये ध्यान रखना। मतलब वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं से, वह क्षेत्र जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं से, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं से नई वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं। विनिर्माण का मतलब पुनर्निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय क्षेत्र। देखो कितना आसान परिभाषा बन गया। वह क्षेत्र जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं से नए वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र हो गया। अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे में एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। ठीक, उदाहरण में अगर देख लिया जाए तो उदाहरण में हमारा हो गया इसे औद्योगिक, एक नाम और है इसका, ध्यान रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र का जैसे एक नाम और पूछा जाता है कई बार कि औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसी को पहले वो लिख लेते हैं, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये नाम आप लोग को याद रखना है कि इसे एक और नाम से जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है सहायक क्षेत्र के नाम से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो अगर ऐसे आप लोग को नाम याद रहेगा तो ये गलत नहीं होगा। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल आप लोग से पूछा जाए तो एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हैं कि पहले क्षेत्र में जो आते हैं उसी के द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण होगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आती है, ये सब हो गए। ठीक, अब उनसे फसल का निर्माण करना। ठीक, वही क्या है? द्वितीय क्षेत्र। अब हम बढ़ते हैं तृतीय क्षेत्र की तरफ। एक और है तृतीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र देखते हैं। तृतीय क्षेत्र ये क्या है, इसको देखते हैं। तो तृतीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सेम इसी तरह परिभाषा उसको भी बनाएंगे। ठीक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। क्या है तृतीय क्षेत्र? वह क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक के उत्पादन में सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। देखो सिंपल सा है, युवा क्षेत्र जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन में सहायता करता है उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। और जैसे बैंकिंग, परिवहन, बैंकिंग में हो गए। ठीक, एग्जाम्पल हो गया इसका बैंकिंग, परिवहन, संसाधन है, ये याद रखना। अब देखो ये सब हमारे क्या संसाधन है, इनके द्वारा हम अपना उपज बढ़ा सकते हैं। पैसा चाहिए खेती करने के लिए तो मदद नहीं कर रहा है खेती में, तो इसी प्रकार तृतीय क्षेत्र को होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय का मदद करते हैं। ठीक, और उसके बाद सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायता गतिविधियां के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती है। जैसे इसमें ये नहीं माना जाता केवल इतने हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील आदि सेवा, और कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना, ये सब आदि ध्यान रखना। तो ये हमारे हो गए तीन क्षेत्र। अब तीन क्षेत्र कंप्लीट हो गए, हम बढ़ते हैं
तीनों आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव क्या क्या हुआ है। जैसे तीनों क्षेत्र हैं तो उसमें ऐतिहासिक मतलब पुराने समय में क्या क्या बदलाव हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके हिसाब से क्या क्या बदला गया था। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बदलाव क्या क्या हुआ इन क्षेत्रों में। तीनों आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव, तीनों आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव, तीनों आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव देखते हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो पहले हम पॉइंट लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग देखिएगा। इसमें हम लिख रहे हैं 1972 में, कब 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख थे। भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख थे। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी मतलब गुड्स, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब हमारे यहाँ कितना आयात होता है निर्यात होता है उसके हिसाब से जीडीपी निकाला जाता है। तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख थे, मतलब उनका ज्यादा योगदान था। ठीक, ये कब था 1972 में स्वतंत्रता के बाद जो आंकड़ा निकाला गया था उसमें पता चला है। तो ये ध्यान रखना, ये सन याद रखना, सन ही पूछा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे देखते हैं। अब जैसे जैसे अगला जो पॉइंट है, जैसे जैसे कृषि क्रियाएं, कृषि पद्धति में सुधार होता है, पद्धति में सुधार होता है, जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है और अधिक भोजन का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है, लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया। ठीक, देखो आप जैसे देख रहे हैं जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता जा रहा है उसी तरह अधिक भोजन का उत्पादन भी होता जा रहा है। ये जैसे आया था क्या, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब क्यों आए थे, फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति आया था। ठीक, कब 1960 के दशक में, ठीक 1960-70 के दशक में आया था। ठीक, ये याद रखिएगा, हरित क्रांति हुआ फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब अगला है, जिसके बाद बहुत जल्द ही द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। ठीक, अब प्रमुखता का मतलब जब ये धीरे धीरे सुधार आया तो दूसरे क्षेत्र का मतलब आप लोग को बताया गया कि पहले क्षेत्र को बदलाव कर नया निर्माण करना, तो ये क्या है द्वितीय क्षेत्र का। अब इसको धीरे धीरे प्रमुखता मिलती है, मतलब नए निर्माण होते गए, नए नए प्रमुखता मिल गई दूसरी प्रमुख, इसलिए दूसरे क्षेत्र को प्रमुख माना जाता है। ठीक, आगे है प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण, प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि तृतीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। देखो मतलब जैसे जैसे हमारा देश आजाद हुआ है और धीरे धीरे ये बढ़ता गया और 2011 से 12 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 60% हो गई। ठीक, 2011-12 के अनुसार आंकड़ा निकाला गया था, 2011 और 12 के अनुसार, यहाँ लिख रहे हैं 2012 के अनुसार भारत की जीडीपी में, भारत
कि जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की प्रमुखता 60% है। ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट जो बाद में लिखा गया उसको बता रहे हैं। देखो बहुत जल्द कहा गया कि धीरे धीरे जब प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुखता थी, उसके बाद उससे विनिर्माण किया गया, नव निर्माण किया गया, फिर द्वितीय क्षेत्रों को प्रमुखता मिली। ठीक उसी तरह प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र, मतलब जैसे कौन सा प्राकृतिक का मतलब प्राथमिक क्षेत्र, ठीक। द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी मतलब औद्योगिक क्षेत्र में भी, और उसके बाद व्यापार में भी, परिवहन में भी, संसाधन में तृतीय क्षेत्र को भी प्रमुखता मिल गई। देखो पहले किसको मिला, प्राथमिक तो वो था, तो उसके बाद दूसरे को मिला, उसके बाद तीसरे को भी मिला। और 2011-12 के अनुसार, ध्यान रखिएगा, 2011-12 के अनुसार भारत की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की प्रमुखता 60% है। कितनी? 60%। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से विकल्प का कि भारत की 2011-12 के अनुसार तृतीय क्षेत्र की प्रमुखता जीडीपी में कितनी है, ठीक। जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की प्रमुखता कितनी है, तो 60%, ठीक, याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होता है उत्पादक, इसका मतलब होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। अब हम देखते हैं क्या होता है। तो अगर बात की जाए सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है, ठीक। और तीनों क्षेत्रों के उत्पादन को योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जैसे ये सिंपल से याद रखो कि जब तीनों क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है तो उसका योग जब निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। ऐसे याद रखो कि तीनों क्षेत्रों में जो उत्पादन किया जाता है, तीनों को योग को क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसी का परिभाषा लिख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद आप लोग जानते हैं कि जब तीनों क्षेत्रों में जो उत्पादित किया जाता है उसी का जब योग निकाला जाता है तो क्या कहलाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। एक और पॉइंट है दोहरी गणना। दोहरी गणना क्या होती है, दोहरी गणना ये क्या होती है। अगर आप लोग से पूछा जाए दोहरी गणना क्या होती है, तो दोहरी गणना की बात की जाए तो दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है, ध्यान रखना, कब उत्पन्न होगी, तब उत्पन्न होगी जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादक के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। सभी उत्पादक जो होते हैं, जैसे प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, तो क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है, अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पादन के मूल्य की गणना की जाती है। अब जैसे तीनों क्षेत्रों में उत्पादन हुआ तो कच्चा माल पहले में था, दूसरे में तैयार हो गया, तीसरे में उसको भेजा गया, तो जब लास्ट वाले मूल्य का निकाला जाता है आंकड़ा, तो उसी को कहा जाता है दोहरी गणना। दोबारा करना पड़ता है, जैसे पहले तीनों का निकाल दिया गया, उसमें कच्चा माल भी इंक्लूड है, लेकिन लास्ट में लास्ट वाले का केवल निकाला जाएगा, तो उसे कहते हैं दोहरी गणना, 2 बार किया गया, ठीक। ये हो गई दोहरी गणना, मतलब पहले तीनों क्षेत्रों का योगफल निकालते हैं जो भी क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, और उसके बाद फिर एक बार निकाला जाता है लास्ट वाले का कि कितना आया है उससे, ठीक, वो निकालते हैं तो वो दोहरी गणना कहलाता है, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण क्या क्या है, कुछ कारण है तृतीय क्षेत्र को जो महत्वपूर्ण है उसके कुछ कारण दिए गए हैं, तो हम बताते हैं, रुक जाइए। भारत में तृतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के कारण पॉइंट पहला हम देखते हैं। तो पहला जो कारण लिखेंगे, यहाँ लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है, या लोगों को बुनियादी का मतलब देखो परिवहन सब वहां इसी में मिलते हैं, वो बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक, ये हो गया। अब बुनियादी सेवा प्रदान करता है, उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं, हॉस्पिटल, अस्पताल, ठीक, अस्पताल हो गया। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र के पार्ट है। जैसे टेलीग्राफ, जितना मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग करे वो तृतीयक में आते हैं, ठीक। कृषि, और दूसरा पॉइंट है कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कृषि और
उद्योग के विकास के लिए, और उद्योग के विकास के लिए परिवहन जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। हम अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, जो अगला लिखते हैं। अगला हमारा है लोगों की आय स्तर के बढ़ने के साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता है, मांग उत्पन्न होती है। जब लोगों की आय बढ़ती है, लोगों की आय स्तर बढ़ने के साथ लोगों की मांग बढ़ती है, लोगों की मांग बढ़ती है। ठीक, ये ध्यान रखना, ऐसे याद रखना कि जैसे देखो, अगर किसी का आय बढ़ रहा है तो जैसे अभी हमारे घर पे फैन लगा हुआ था, ठीक, अब फैन लगा रहेगा तो उसके बाद तुम क्या करोगे, धीरे धीरे कहोगे अब हम कूलर ले आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे कहोगे एसी भी लगवा ले, तो धीरे धीरे आय बढ़ता है तो आप लोग की डिमांड भी बढ़ती जाती है। वही है कि उत्पादन बढ़ रहा है, अगर आय बढ़ रहा है तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मांग बढ़ती जाती है। ठीक, आगे हम देखते हैं सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं। सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं। ठीक, आगे एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं, इसको समझा दिया जाए एक बार, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहा गया है लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। बुनियादी सेवाएं का मतलब देखो, मतलब यहाँ से लोगों के द्वारा कार्य पूरे होते हैं, आसान हो जाते हैं। जैसे परिवहन संसाधन है तभी तो कार्य आसान हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया अस्पताल, किसी को बीमार है तो अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, ये सब हो गए। ठीक, अब कृषि और उद्योग के विकास के परिवहन जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण। परिवहन मतलब जानते हो, वाहन जैसी गतिविधियां इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे, आसान तरीका है कि वाहन लेकर आओ। ठीक, उसके बाद लोगों की आय स्तर बढ़ने के साथ साथ लोगों को मांग बढ़ती है। जब लोगों की आय बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे नई नई चीजों का कि हम भी अब खरीदेंगे। जैसे देखो, पहले ये सब कौन सा फोन, कीपैड फोन चलाते थे, धीरे धीरे स्मार्टफोन आ रहा है, स्मार्टफोन से लोग जा रहे हैं आईफोन पर, फिर सैमसंग अल्ट्रा प्रो मैक्स, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो हमें पता चला कि डिमांड बढ़ती जा रही, आय बढ़ रहा है। इसी के कारण सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं। अब सूचना और संचार पर आधारित मतलब सूचना और संचार के कारण नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं। जैसे देखो, पहले 2G था, 3G, फिर 4G, फिर 5G, देख ऐसे ऐसे डिमांड बढ़ती जा रही है और यह बड़ी जनसंख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और ये सेवाएं जो है तृतीय क्षेत्र के लोगों को क्या करता है, रोजगार भी प्रदान करता है। ठीक, ये हो गए हमारे भारत में तृतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के कारण। इससे क्वेश्चन दिया था, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने के क्या कारण है। ठीक, इसको हम देखेंगे। हम देखते हैं पहले कि प्राथमिक क्षेत्र भारत में तृतीयक, हाँ ठीक है, हो गया। अभी हमारा हो गया कारण, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के एक दूसरे पर निर्भर होने के कारण, ठीक, ये हो गया। अब कारण हम देख लेते हैं कि ये एक दूसरे पर क्यों निर्भर हैं। जैसे जानते हैं कि ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। कहा गया था पहले में जो उत्पादन होता है, कच्चा माल होता है, उसके द्वारा फिर बनाई जाती है वस्तु द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है कौन, सुविधाएं पहुंचाने में तृतीय क्षेत्र मदद करता है इन सबकी। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर कहा जाए कि क्या है कारण, तुम कारण लिख रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने और वितरण के लिए नई तकनीकों और परिवहन की आवश्यकता होती है। प्राथमिक
क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण करने के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक, आगे है विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार पर अवसर आते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार एवं अवसर आते हैं। ये हो गया। अब एक पॉइंट और हम लिखना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसको हम लिखना है तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर है, किसी एक भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर एक एब्सेंट है तो काम नहीं होगा। अगर कोई क्षेत्र नहीं है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब हम देखते हैं, इसको देखते हैं। अब समझा देना आप लोग, एक बार ध्यान से देखिएगा। कहा गया प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण करने के लिए नए तकनीकों की परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र को अगर उत्पादन बढ़ाना है तो जल्दी खेती करना तो ट्रैक्टर चाहिए, परिवहन कहाँ मिलेंगे? द्वितीय क्षेत्र में। तो इसलिए पहला क्षेत्र पीछे से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। अगर आपको किसी उद्योग का निर्माण करना है तो उद्योग में जो सामान चाहिए, कच्चा माल, वो कहाँ से मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र से। तो दूसरा क्षेत्र कहाँ से जुड़ा हुआ? प्राथमिक से। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में मतलब द्वितीय क्षेत्र में, ठीक, द्वितीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर आते हैं। तो इसको अगर रोजगार का अवसर चाहिए तो प्रथम और द्वितीय क्षेत्र की सहायता लेनी पड़ती है। अगर इसमें से कोई नहीं है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मतलब कोई भी काम जल्दी नहीं होगा। अब बीच वाला दूसरा नहीं है तो विनिर्माण नहीं होगा वस्तु का। पहला नहीं है तो कच्चा माल नहीं मिलेगा। तीसरा नहीं है तो काम जल्दी नहीं होगा। ठीक, तो इसी तरह तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग को इसके पढ़ लेना तो ले लीजिए। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी अगला टॉपिक हमारा है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या। ये समस्या क्यों है, क्या है ये समस्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी दो नाम से जाना जाता है। तो इसका समस्या क्या है, ठीक, इसके अगर बारे में देखते हैं तो हम यहाँ पहले देखो, आप लोगों को बताइए। ठीक, तो जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते, प्रत्यक्ष का मतलब पूर्ण रूप से कार्यरत होते सामने से जाकर, ठीक, तो परंतु वास्तव में रोजगार होते हैं, वास्तव में बेरोजगार होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कार्य भी करते हैं लेकिन परंतु वास्तव में बेरोजगार, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज्यादा लोग लगे होते हैं। जैसे कोई काम करना हो वहां जरूरत से ज्यादा लोग लगा दिए जाए, मतलब इससे पता चल रहा है प्रत्यक्ष रूप से लोग लगे हुए हैं लेकिन बेरोजगार ज्यादा है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक, तो यहाँ लिख रहे हैं परिभाषा, जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत
कार्यरत हैं, परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम को जरूरत से ज्यादा लोग करते हैं। ठीक, तो जरूरत से ज्यादा लोग करते हैं। तो ज्यादा लोग करते हैं, ठीक, जरूरत से ज्यादा लोग करते हैं तो क्या कहलाता है? प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहलाता है। अब किसी क्षेत्र में जानते हो, ठीक, ये हो गया हमारा प्रचंड बेरोजगारी। अब समझे इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हो, कई कार्यरत हो, ऐसे काम थे जहाँ ज्यादा लोग की जरूरत नहीं, जहाँ 2 लोग की जरूरत हो वहाँ 10 लोग कार्यरत हो, तो इससे भी पता चला बेरोजगारी की समस्या है। ठीक, तो उसी को कहते हैं प्रचंड रूप से या प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। ये हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसके बाद हम वीडियो समाप्त करेंगे। चलो इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को समाप्त किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं अत्यधिक रोजगार का सृजन करने के उपाय क्या है। अगर अत्यधिक रोजगार लाना है, अत्यधिक रोजगार का सृजन करने के उपाय क्या क्या हैं? तो पहला उपाय हम देख लेते हैं। अगर पहला उपाय देखेंगे तो पहला उपाय में हम देखते हैं छोटी अवधि के लिए उपाय, कुछ समय के लिए जो उपाय होता है उसे बोलते हैं छोटी अवधि के लिए उपाय। ये हो गया छोटी अवधि के लिए, मतलब कुछ समय के लिए उपाय जो होता है उसी को बोलते हैं छोटी अवधि के लिए उपाय। तो छोटी अवधि के लिए उपाय क्या है, पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजना। देखो ये 2005 में शुरू हुआ था, तो इसे पूछा भी जा सकता है पेपर में भी, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो इसको याद रखिएगा। यह योजना 2005 में लागू की गई थी। ठीक, ये हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा 2005 में महात्मा गांधी रोजगार योजना लागू की गई थी, राष्ट्रीय रोजगार योजना। तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत, नहीं भूल जाएंगे तो ये पेपर में आता है, पूछा जाता है एक नंबर में। ठीक, विकल्प में आगे है, इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। 100 दिन की रोजगार की गारंटी। ठीक, ये हो गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला है रोजगार न मिलने पर बेरोजगार भत्ता दिया जाना। अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता। उसके बाद अगला है आप अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य स्थल होगा। स्थल होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये राष्ट्रीय रोजगार योजना जो लागू किया गया था उसके बारे में कहा गया पूरा। ठीक, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित, इसमें से 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित। ठीक, ये हो गया। गरीबों में भी गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना है। गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना।
ठीक। अब अगर इसके बारे में हम समझ लेते हैं तो आप लोग को जो लिखा गया अत्यधिक रोजगार के सृजन करने के उपाय हैं, तो पहला उपाय क्या है, छोटी अवधि के लिए, कुछ समय के लिए उपाय करना, मतलब परमानेंट नहीं होता है, ये कुछ समय के लिए व्यवस्था किया जाएगा रोजगार का, उसे कहते हैं छोटी अवधि के लिए रोजगार का उपाय करना। ठीक। अभी क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना चालू किया गया था 2005 में। इसमें कहा गया था कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसमें 100 दिन का प्रावधान बनाया गया था, मतलब 100 दिन रोजगार दिया जाएगा, 100 दिन के लिए। ठीक। और गारंटी दी गई थी 100 दिन के रोजगार के लिए, और रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक। ये भी कहा गया था कि अगर रोजगार आप लोग को नहीं मिलेगा तो क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। और अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में कार्यस्थल होगा, मतलब अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में भी कार्यस्थल आपको दिया जाएगा, मतलब वही कार्य करना होगा आसपास के क्षेत्रों में। और 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाएगा। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में महिलाओं के लिए कितना भत्ता सुरक्षित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, 1/3 रोजगार। ठीक, इतना याद रखिएगा। गरीबों में अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, और गरीबों में भी जो अति गरीब है, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, उनको रोजगार प्रदान करना। ये हो गया पहले छोटी अवधि के लिए रोजगार प्राप्त करना। अब दीर्घकालीन उपाय हम लिखते हैं थोड़ा सा, आप लोग देखिए, इसको हो गया। अब आगे बताते हैं दीर्घकालीन उपाय। ठीक। अब दीर्घकालीन उपाय देखते हैं, दीर्घकालीन उपाय देखते हैं। दीर्घकालीन उपाय, ठीक, इसको देख लेते हैं, बस लेक्चर समाप्त करेंगे। दीर्घकालीन उपाय ये हो गया। अब दीर्घकालीन उपाय में देखते हैं, तो उपाय में लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। पहला उपाय जो है इसमें, पहला उपाय है कृषि सुविधाओं में सुधार। कृषि सुविधाओं में सुधार, सस्ती दर पर कृषि ऋण। तीसरा, अर्थ ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना। विद्यालयों कॉलेजों की स्थापना, विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना। स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर होना, ठीक, ये हो गया। तो अगर आप लोग को बताया जाए, देखो कुछ लिखे गए हैं दीर्घकालीन उपाय में, जैसे कृषि सुविधाओं में सुधार हो। ठीक, अगर कृषि किया जा रहा है तो उसमें कुछ सुधार कर दिया जाए, औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाई जाए, जैसे कहा जाए कि मतलब उसमें हमें देखने को मिला कि लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जाए। जैसे पहला, सस्ती दर पर ऋण, कृषि ऋण, मतलब इतना ज्यादा ऋण ना लिया जाए, उनसे कर ना लिया जाए। जो लोन दिया जाता है लोन किसान खेती के लिए, उसमें ऋण ज्यादा ना लिया जाए। ठीक। उसके बाद अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाए। ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें उद्योगों की स्थापना की जाए। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, दीर्घकालीन के लिए रोजगार का उपाय कर सकते हैं। ठीक। विद्यालयों कॉलेजों की स्थापना की जाए और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए। ठीक, इससे भी हम क्या करेंगे, अधिक रोजगार पर सृजन करने के उपाय निकाल सकते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं, हमारे यहाँ टॉपिक समाप्त किया जा रहा है, फिर अब हम क्या करेंगे, लेक्चर को समाप्त करेंगे। ठीक, अभी हमारा पहला लेक्चर है, अब इसका दूसरा लेक्चर जल्दी लाया जाएगा। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर तो जरूर करिए। अगर आपको 10 से जुड़े हुए किसी भी परीक्षा में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वो पूरा जानकारी दिया जाएगा। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।